जल्दी ही मेरा नाम सभी टीवी चैनल्स पर फैल गया। प्रेजेंटर्स ने कहा कि किंग ऑफ द किचन का न्यू रेस्टोरेंट आम जनता का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। देश भर से लोग यहाँ बेस्ट डिशेस ट्राई करने आए और उनके अनुसार लाइंस 10 दिन तक लगी हुई थीं। यह सब नेशनल कुलिनरी एसोसिएशन के चेयरमैन द्वारा ध्यान से देखा जा रहा था। उनके लीडर जेरी ने अपने पार्टनर्स से पूछा कि इस नए रेस्टोरेंट के राइज के बारे में वे क्या करने वाले हैं। एक आदमी ने जवाब दिया कि 10 से भी ज्यादा फॉरेन एम्बेसडर्स पहले ही यहाँ आने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, इसलिए अब कुछ करना बहुत देर हो चुकी है। जेरी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। उसने कहा कि कुलिनरी एसोसिएशन देश के नेशनल ट्रेजर का एक रत्न है। क्या वे सच में एक छोटे से प्रोविंशियल ईटरी के सामने ऐसे दयनीय दिखेंगे? एक पार्टनर ने कहा कि सू पहले ही किंग ऑफ द किचन के रूप में मशहूर है, यह उसे बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। जेरी मुस्कुराया। उसने कहा कि यह तो सिर्फ एक निकनेम है, ऑफिशियल टाइटल नहीं। उन्हें सू को मौका देना चाहिए कि वह अपनी क्वालिफिकेशंस को ऑफिशियली प्रूव करे। बाकी लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि अगर उन्होंने सू को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी तो उसका इन्फ्लुएंस तुरंत उनसे आगे निकल जाएगा। जेरी ने समझाया कि उसका मतलब केवल एक टेस्ट से है। अगर सू फेल हुआ तो उसकी रेपुटेशन ढह जाएगी और किंग कहलाना उसे इंपोस्टर बना देगा। पार्टनर्स इस आइडिया से इंट्रीग्ड हो गए। जेरी ने कहा कि जापान से एक डिप्लोमेटिक मिशन आने वाला है। वे जापान के बेस्ट शेफ को बुलाकर सू के साथ मुकाबला कर सकते हैं। एक चेयरमैन ने चिंता जताई कि अगर सू हार गया तो यह उनके नागरिकों के प्राइड को नुकसान पहुंचाएगा। जेरी ने कंधे उचकाकर कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं, नागरिक सरवाइव कर लेंगे, लेकिन सू हमेशा के लिए शेम बोर्ड पर टंग जाएगा। इस बीच मेरी किचन में काम जारी था। मैं सामान्य से ज्यादा खांस रहा था। एमा ने पूछा कि क्या मुझे सर्दी हो गई है। मैंने सिर हिलाया और कहा नहीं, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। हालांकि समझ नहीं पा रहा था कौन, क्योंकि मेरा धोखेबाज स्टूडेंट लुइस तो पहले ही बार्स के पीछे था। रेस्टोरेंट के बाहर एक बार फिर भीड़ लग चुकी थी। रोज उनसे कह रही थी कि थोड़ा और वेट करें और लाइन का सम्मान करें, लेकिन साफ था कि लंबे इंतजार से वे परेशान हो रहे थे। अचानक एक बस आकर रुकी। उसमें से 2 मिडिल एज्ड मैन उतरे। वे खुश लग रहे थे कि आखिरकार पहुंच गए। उन्होंने सीधे भीड़ को पार किया और कहा कि आज के सारे सीट्स रिजर्व्ड हैं, इसीलिए बाकी लोग घर चले जाएं। भीड़ गुस्से से भर गई। रोज दौड़ते हुए किचन में आई। उसने मेरी बांह पकड़ ली और कहा, सू, बाहर कुछ सीरियस हो रहा है। मैं भौहें चढ़ाकर तुरंत उसके साथ बाहर गया। बाहर गेस्ट्स और उन आदमियों के बीच हीटेड क्वारल हो रही थी। तभी एक गार्ड ने हाथ उठाया मानो किसी को मारने वाला हो। मैंने उसके पीछे जाकर उसके कंधे पकड़ लिए और रोक दिया। उसकी आंखों में देखकर मैंने वही सवाल किया जो सब पूछना चाहते थे, तुम खुद को समझते क्या हो? वह आदमी चिल्लाया कि मैंने एक ड्यूटी पर तैनात सिविल सर्वेंट पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैंने कंधे उचकाकर कहा, मैंने तो बस तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा और तुम पहले से ही इंसल्टेड गर्ल की तरह चीखने लगे। भीड़ हंसने लगी। मैंने जोड़ा, मुझे यहां कोई सिविल सर्वेंट नहीं दिखता, मुझे सिर्फ एक एरोगेंट ब्रॉलर दिख रहा है जो लाइन काटने आया है। वह आदमी बड़बड़ाता रह गया। समझ नहीं पा रहा था क्या करे। तभी 3 और आदमी आगे बढ़े और उसे शांत रहने को कहा। उनमें से एक जेरी था। गार्ड ने शिकायत करने की कोशिश की कि मैंने इंटरफियर किया, लेकिन जेरी ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि उसे दूसरों से ऊपर नहीं समझना चाहिए। तुम्हारा व्यवहार हम सबकी बेइज्जती करता है। ये सभी लोग यहाँ खाने आए हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने से उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए। फिर उसने गार्ड को डिसमिस कर दिया और चेतावनी दी कि वह दोबारा उसकी नजर के सामने न आए। रोज ने धीरे से कहा कि जेरी सख्त लेकिन डिसेंट बॉस लगता है। वह अपने सबॉर्डिनेट्स पर आयरन ग्रिप रखता है, लेकिन मुझे उसकी सिंसेरिटी पर भरोसा नहीं था। थोड़ी देर बाद जेरी मेरे पास आया। उसने मुझे गर्मजोशी से ग्रीट किया और खुद को नेशनल कुलिनरी एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव बताया। गेस्ट्स तुरंत अपने फोन से हमारी मुलाकात की रिकॉर्डिंग करने लगे, क्योंकि चेयरमैन खुद किंग ऑफ द किचन का खाना टेस्ट करने और उसे पर्सनली इवैल्यूएट करने आया था। जेरी ने फिर उस आदमी से हाथ मिलाया और अपने सबॉर्डिनेट्स की वजह से हुई परेशानी के लिए माफी मांगी। मैंने हाथ हिलाकर कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात यह है कि एसोसिएशन के इंचार्ज पर एक ईमानदार रूल्स वाला आदमी है और मैंने जोड़ा कि मैं उसकी इस बात की प्रशंसा करता हूं। जेरी ने अपने पीछे खड़े फॉरेन गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वे किंग ऑफ द किचन की कला की सराहना करना चाहते हैं। उसने पूछा कि क्या उन्हें लाइन में इंतजार किए बिना अंदर आने दिया जा सकता है। मैंने दृढ़ता से कहा कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट में रूल्स सबके लिए समान हैं। जो पहले आता है वही पहले अंदर जाता है, लेकिन अगर एसोसिएशन के बजट में एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो वे लाइन में खड़े लोगों से जगह खरीदने के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। तुरंत कुछ गेस्ट ने चेयरमैन से कॉन्टैक्ट किया और कहा कि वे अपनी जगह बेचने के लिए तैयार हैं। लूसी ने धीरे से पूछा कि चेयरमैन उन्हें किसी और दिन सीट्स रिजर्व क्यों नहीं कर लेता। मैंने कहा कि चिंता मत करो, चेयरमैन खाने नहीं आया, वह मेरी रेपुटेशन खराब करने आया है। जब फॉरेन गेस्ट्स की बारी आई तो उन्होंने मेरे बनाए हुए डिशेस टेस्ट किए और उनके एक्सप्रेशन से साफ था कि उन्हें सचमुच पसंद आया। रोज ने तो यह तक पूछ लिया कि क्या वे सच में फॉरेनर्स हैं, क्योंकि वे परफेक्ट चाइनीज बोल रहे थे।
जेरी ने समझाया कि वे फॉरेन एम्बेसीज के एम्प्लॉयज हैं जो इतने समय से यहां रह रहे हैं कि उन्हें भाषा सीखनी ही पड़ी। ये उनके प्रोफेशन का हिस्सा है। जेरी ने मेरी तारीफ की और कहा कि मैं कितना लकी हूं कि मेरे पास इतनी सुंदर वेट्रेसेस हैं, यहां तक कि हाई लेवल बैंकेट्स में भी। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसका मकसद स्टाफ की प्रशंसा करना नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखकर सीधा पूछा कि वह मुझसे क्या चाहता है। उसने ताली बजाते हुए कहा कि लोग मुझे किंग ऑफ द किचन बेवजह नहीं कहते। मैं स्मार्ट और इंसाइटफुल हूं और तुरंत समझ लिया कि वह कोई हल्का आदमी नहीं है। मैं पूरी तरह उसकी बात नहीं समझा। शायद उनका मतलब था कि आम लोगों में तो मुझे किंग ऑफ द किचन माना जाता है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर नहीं। जेरी ने जल्दी से सफाई दी कि वह मेरी स्किल्स को कम नहीं आंक रहा, लेकिन नेशनल कुलिनरी एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरी क्वालिफिकेशंस कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, इसलिए बिना वेरिफिकेशन के मुझे किंग कहना बाकी डिस्टिंग्विश्ड शेफ्स के साथ अन्याय होगा। लूसी ने पूछा कि यह टाइटल कंफर्म कैसे होगा। जेरी मुस्कुराया मानो उसने मुझे फंसा लिया हो और कहा कि सबसे पहले यह प्रूव होना चाहिए कि मैंने नेशनल क्विजीन के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए साफ कहा कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेरी हैरान रह गया। मेरी ब्लंट रिफ्यूजल से वह जम गया। उसने चिल्लाकर कहा कि वह दूसरा तरीका ऑफर करने को तैयार है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे दरवाजे से बात करना पसंद नहीं, वह बाहर इंतजार करे। रोज बीच में आई और मेरी ओकेजनल रूखेपन के लिए माफी मांगी। जेरी ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने की सोच रहा है। एमा मेरे पास आई और पूछा कि जेरी चाहता क्या है। मैंने कहा कि ग्रीटिंग्स के अलावा उसे डर है कि मैं जल्द ही उसकी पोजीशन पर शैडो डाल दूंगा, इसलिए वह मेरी रेपुटेशन गिराने के तरीके ढूंढ रहा है। एमा ने गुस्से में कहा कि उसे सजा देनी चाहिए, लेकिन मैंने रोक दिया। मेरे अपने प्लान्स थे। मुझे पता था कि मुझे अब क्या करना है। मेरा मकसद वर्ल्ड वाइड फेमस होना था और यह मूर्ख अनजाने में मुझे मौका दे रहा था। मैंने एमा से कहा कि वह आज उसे ध्यान से देखे और अगर कुछ पता चले तो तुरंत मुझे बताए। मैं वापस जेरी के पास गया और बातचीत बीच में छोड़ने के लिए पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ उसका हाथ मिलाया। मैंने मजाक में कहा कि रेस्टोरेंट को कल प्लम्बर बुलाना पड़ेगा क्योंकि टॉयलेट्स में पानी नहीं आ रहा और मैं हाथ भी नहीं धो सका। फिर मैंने वेट वाइप उठाया और उससे पूछा कि वह किस बारे में बात करना चाहता था और उसके गोइंग द अदर वे का क्या मतलब था। उसने बड़बड़ाया कि मैंने आखिरी वेट नैपकिन ले लिया है, लेकिन फिर कहा कि 3 दिन में जापान से एक डिप्लोमेटिक मिशन आने वाला है। उनके साथ जापान का बेस्ट शेफ ईथन भी आएगा जो कुलिनरी अरीना में कम्पीट करना चाहता है। मैंने उसे सुधारा और कहा कि मेरे डेटा के हिसाब से जापान का बेस्ट शेफ कोई और था। जेरी ने समझाया कि वह शेफ 3 महीने पहले बीमार होकर मर गया और ईथन उसका स्टूडेंट है जिसने अपने टीचर को भी सरपास कर लिया। उसने पूछा कि क्या मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। मैंने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त के साथ। जेरी मुस्कुराया। वह खुश था कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसे लगा कि मेरी रेपुटेशन खत्म करने का समय आ गया है। मैंने साफ कहा कि मैं तभी कंपीट करूंगा जब कंपटीशन का वेन्यू मेरा रेस्टोरेंट होगा। जेरी ने कहा कि उनकी योजना नेशनल एग्जीबिशन सेंटर से पूरे विश्व में फाइट का लाइव ब्रॉडकास्ट करने की है, लेकिन मैंने अपनी शर्त पर अड़ा रहा ताकि कंडीशंस मेरे फेवर में रहें। मैंने जेरी से साफ कहा कि अगर कंपटीशन मेरे रेस्टोरेंट में नहीं होगा तो मैं हिस्सा नहीं लूंगा। जेरी क्लियरली ये चांस खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसके पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने पूछा, क्या ये शर्तें तुम्हें ठीक लगती हैं? वो जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन मेरी बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने कहा, अगर ये कंपटीशन पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होना है तो मेरा करंट रेस्टोरेंट बहुत छोटा है। जूरी, जर्नलिस्ट, कैमरामैन सबके लिए जगह नहीं होगी। मैंने ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया है और मुझे तुमसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। मैंने उसे एक पेपर दिया, रेस्टोरेंट एक्सपैंड करने का प्रोजेक्ट। मैंने शहर के बेस्ट होटल में लोकेशन चुनी है। मैंने समझाया, एक बार खरीदने के बाद यह बनेगा नया हेवन ऑफ द किंग ऑफ द किचन। मार्बल फ्लोर्स, एमेथिस्ट चैंडलियर्स, गोल्डन फर्नीचर, ब्रॉडकास्ट के लिए सब फ्लॉलेस होगा। जेरी का चेहरा सख्त हो गया। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने बुदबुदाया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बजट में भी इतना पैसा नहीं है। मैंने कंधे उचकाए, तो फिर मैं कंपीट नहीं करूंगा। ये उसके लिए निगलना मुश्किल था। आखिरकार उसने मान लिया और कहा कि वो पैसे का इंतजाम करेगा। मैं मुस्कुराया और बोला, मुझे बस 70 मिलियन चाहिए ताकि काम तुरंत शुरू हो सके। हमारी बातचीत यहीं खत्म हुई और जेरी अपने पार्टनर्स के साथ चला गया। बाद में रोज ने मुझसे पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? फिर तुमने जेरी से हेल्प क्यों मांगी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं नहीं चाहता था कि ये एडवेंचर सस्ता पड़े। उधर अपनी कार में बैठा जेरी मुझे कोस रहा था। 70 मिलियन, ये तो सीधी डेलाइट रॉबरी थी। फिर भी उसने ईथन, जापानीज शेफ को कॉल किया और बोला कि सब अरेंज हो गया है। अब उसकी ड्यूटी है जीतना और अपने देश को डिसग्रेस ना करना। जेरी को यह पता नहीं था कि एमा पूरी टाइम उसकी कार में उसके साथ बैठी थी और चुपचाप सब देख रही थी। जेरी खुद से हंसते हुए बुदबुदाया कि वो किसी तरह अपना इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लेगा, लेकिन सबसे जरूरी यह था
कि ईथन मुझे हरा दे। उस रात मैं अपने घर आराम से सो रहा था जब मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। रोज मेरे बेड के पास खड़ी थी, मुझे सोते हुए देख रही थी। उसका हाथ मेरे गाल तक आ रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह जाग रहा था। गार्ड पर मैंने सोचा शायद कोई रॉबर घुस आया है। तुरंत नाइफ ने उठाया, रोज को बेड पर दबोचा और धमकाया। तभी महसूस किया कि वो रोज थी। हैरानी से मैंने पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हें तो रेस्टोरेंट में सोना था। वो घबराकर बोली कि वहां बहुत अंधेरा था, उसे डर लग रहा था। लूसी ने परमिशन दी थी और वो बस कोई फ्री रूम ढूंढ रही थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले लूसी अंदर आ गई। मैंने रोज को तुम्हारे पास 1 मिनट छोड़ा और वो ऑलरेडी रो रही है, उसने गुस्से में कहा। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन लूसी ने तकिया उठाकर मुझे मारना शुरू कर दिया। आखिर में सब शांत हुए और सुबह हो गई। अब खबर हर जगह थी। पब्लिक की नजरें हेवन ऑफ द किंग ऑफ क्विजीन की ग्रैंड ओपनिंग पर टिकी थीं। लेकिन इस बार लोग सिर्फ मेरे खाने के लिए नहीं आ रहे थे, वो देखना चाहते थे शोडाउन। मेरे और जापान के टॉप शेफ के बीच जेरी की कार रिपोर्टर्स के बीच से गुजरी। वो अखबारों की कांस्टेंट हेडलाइंस देखकर खींच रहा था। हर जगह मुझे किंग ऑफ द किचन कहा जा रहा था। उसने ईथन को शुभकामनाएं दी और वादा किया कि वो उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। जर्नलिस्ट तुरंत ईथन पर टूट पड़े, उसकी तारीफ करते हुए उसे दुनिया का सबसे हैंडसम शेफ कहकर पुकारा। कैमरास फ्लैश हो रहे थे। ईथन पहुंच चुका था, लेकिन मैं कहीं नजर नहीं आ रहा था। क्राउड को लगा मैं कंपटीशन की तैयारी में व्यस्त हूं, लेकिन सच मैं अभी बेड पर था, 2 लड़कियों से घिरा हुआ। एम्मा ने मुझे झकझोरा और कहा, उठो, टाइम हो गया है। मैं नींद में ही आंखें मलते हुए उठा। एम्मा देखकर कि मैं पूरी रात 2 लड़कियों के बीच रहा, मुस्कुराई, कहती हुई कि उन्होंने कितनी जल्दी मान लिया। मैंने कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है और पूछा कि क्या उसने जेरी से कुछ इंटरेस्टिंग सीखा। लेकिन गोस्ट लड़की कंफ्यूज्ड थी। क्या मैंने सब भूल ही गया? उसने याद दिलाया कि आज जापानीज शेफ के साथ मेरी लड़ाई का दिन है। मैं शॉक में था, मैं बिल्कुल भूल गया था। उधर रेस्टोरेंट में सब कुछ फाइट के लिए तैयार था। कंपटीशन शुरू होने में केवल 5 मिनट बचे थे, लेकिन मैं अभी तक नहीं आया था। जूरी फुसफुसा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। क्या मैंने सच में नजरअंदाज किया? ये एक बड़ा स्कैंडल होने की धमकी दे रहा था। जेरी बस मुस्कुराया, क्योंकि अगर मैं लेट हुआ तो वह तुरंत मेरी हार अनाउंस कर देता और जर्नलिस्ट्स मुझे क्रिटिसाइज करते। होस्ट ने कहा कि केवल 1 मिनट बचा है और अगर मैं अभी भी नहीं आया तो जूरी को ईथन को विनर डिक्लेयर करना होगा। लेकिन असेंबल्ड रिपोर्टर्स ने देखा कि मैं पहले ही आ गया था। बॉडीगार्ड से घिरा, मैं कॉन्फिडेंटली फाइट के स्थान की ओर बढ़ा। ईथन बस मुस्कुराया और मुझे देखते हुए प्रेजेंटर तुरंत आया और पूछा कि मैंने लास्ट मिनट में क्यों दिखाई दी। क्या ये ओपोनेंट पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का तरीका था? मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया, कहा कि मैं ओवर स्लीप कर गया और फिर अपोलोजाइज किया। लेकिन जर्नलिस्ट्स ने इसे अलग इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा कि मेरी फ्रिवलस एटीट्यूड से मैं ओपोनेंट पर दबाव डाल रहा हूं, दिखा रहा हूं कि मैं इतना सुपीरियर हूं कि सोते हुए भी उसे हरा दूंगा। मैंने समझाने की कोशिश की कि सब गलत था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। ईथन फ्यूरियस था क्योंकि उसे इतने बड़े ऑडियंस के सामने ह्यूमिलिएट किया गया। फिर जेरी ने स्पेक्टेटर्स और जर्नलिस्ट्स को चुप रहने के लिए कहा। कंपटीशन अब शुरू हो रहा था, उन्हें रिस्पेक्टेड शेफ्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने फाइनली पहुंचा था। जेरी स्टार्ट अनाउंस कर सकता था। फिर उसने पार्टिसिपेंट से कहा कि अपने असिस्टेंट्स को फूड लाने के लिए कहें। रोज लूसी और मैं एक दूसरे को फ्रैंटिक देखकर, क्योंकि हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, मैं सिर्फ यौन किया। ऑडियंस नहीं समझी कि मैं अभी भी हरी में नहीं हूं। उधर ईथन का असिस्टेंट पहले ही उसके डिश के इंग्रेडिएंट्स लाया। सब सोच रहे थे कि वे आज क्या कुक करेंगे। सब एंटिसिपेशन में फ्रोज जब महिला ने स्क्रीन ट्रे से हटाई। एक वंडरफुल पिक्चर सामने आया। उन्होंने देखा कि उसकी डिश का बेस चिल्ड गोल्डन लकैड होगा। उन्होंने ये भी नोट किया कि ये स्पेशल टाइप की लादरा है जिसे सीजन में 100 से ज्यादा बार पकड़ा नहीं जा सकता। मोरोवर, इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर थी, जो इसे एलीट प्रोडक्ट बनाती है। प्रेजेंटर ने कहा कि ईथन ने कंपटीशन के लिए थॉरली प्रिपेयर किया, हाईएस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर सब सोच रहे थे कि किंग ऑफ द किचन उसे कैसे जवाब देगा। क्या मैं ऑडियंस को अपने अप्रोच से अमेज कर पाऊंगा? मैं ईथन के डेस्क पर गया, शायद कुछ कहने के लिए। फिश ध्यान से देखा, कहा कि लेंथ, वेट और फ्रेशनेस के हिसाब से ऐसा फिश उसके लिए कम से कम 3 मिलियन का पड़ा होगा। उसने सीरियसली इस इवेंट में इन्वेस्ट किया था। फिर मैंने कहा कि मुझे पूरी बड़ी फिश की जरूरत नहीं है और आस्क्ड हिम कि 1 पीस कट कर दे। मैंने कहा कि उसे इतना नर्वस नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटर समझ नहीं पाया कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। क्या मैं सच में ईथन के कुछ प्रोडक्ट्स बोरो करना चाहता हूं? ये कुलिनरी कॉम्पिटिशंस में अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन शायद ये बस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक था। व्यूअर्स ने नोट किया कि शायद टेक्निक काम कर गई, क्योंकि ईथन का फेस अनकंसील्ड इरिटेशन दिखा रहा था। वापस अपने डेस्क की ओर वॉकिंग करते हुए मैंने रोज और लूसी को बुलाया। कहा कि किचन जाकर देखें कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर में क्या है। लूसी ने कहा कि फ्रेश फूड नहीं है, सिर्फ यस्टरडे का लेफ्ट ओवर है। लेकिन रोज ने कहा कि ये कुछ है, कुछ भी ना होने से बेटर है। जल्द ही लड़कियां रेफ्रिजरेटर गईं और सब कुछ लाईं जो मिला।
कई टाइप्स की वेजिटेबल्स और एक फिश। लूसी श्योर नहीं थी कि ये इनफ होगा और सजेस्टेड कि स्टोर जाए, लेकिन मैंने कहा कि ये इनफ होगा। फिर मैंने लड़कियों से कहा कि स्पेक्टेटर्स में जगह लें। इंग्रेडिएंट्स देखकर ईथन बस मुस्कुराया। क्या मैं सच में इनसे डिशेस बनाऊंगा? इन इंग्रेडिएंट्स से उसके खिलाफ कोई चांस नहीं था, लेकिन मैंने रिप्लाई किया कि मिलियंस ऑफ लोग रोज कुछ ऐसा खाते हैं, और क्या शेफ का काम लोगों के लिए खाना तैयार करना नहीं है? गेस्ट्स डिलाइटेड थे मेरी रिस्पॉन्स से, कहते हुए कि किंग ऑफ द किचन जनता के बीच पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईथन श्योर था कि ऑडियंस का सपोर्ट मुझे हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आज वह पूरी दुनिया को दिखाने वाला था कि जापानीज कुलिनरी आर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। प्रेजेंटर ने जल्दी से कंपटीशन शुरू होने की घोषणा की। कहा कि ईथन की नाइफ किसी रेजर से भी तेज लग रही थी, फिश को बटर की तरह काट रही थी जैसे कि वह बोनलेस हो। मुझे देखते हुए कहा कि मैंने फिश एक ही स्विंग में काटी। मेरी मास्टरी ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट्स सच में मेस्मराइजिंग थी। जूरी ने नोट किया कि दोनों पार्टिसिपेंट्स में कोई इंफीरियर नहीं था, दोनों असली जीनियस थे। जेरी ने सोचा कि अगर इस कंपटीशन का आउटकम सिर्फ हमारी स्किल्स पर निर्भर होगा तो उसे गंभीर ट्रबल में होना पड़ेगा। कुछ समय बाद ईथन की डिश तैयार हुई। उसने जूरी को सशीमी और विंटर लिकोरिस अपनी सीक्रेट रेसिपी के अनुसार प्रस्तुत किया। स्पेक्टेटर्स शॉक्ड थे। ऐसा लग रहा था कि कट करने के बाद उसने फिश को फिर से जोड़ दिया, जैसे कि इसे काटा ही नहीं गया हो। उसने फिश को थिन श्रेड्स में काटा एंड ओरिजिनल अपीयरेंस बनाए रखा, ओरिजिनल टेस्ट और फ्रेशनेस बचाई। अमेजिंग गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस बना। जूरी ने ईथन की डिश ट्राई की। उन्होंने नोट किया कि फिश माउथ में मेल्ट हो रही थी और बहुत फ्रेश लगी। जेरी ने पूछा कि टेस्ट प्रिजर्व करने के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था, लेकिन आंसर का इंतजार किए बिना जूरी ने पॉइंट्स देने शुरू कर दिए। निर्णय यूनानिमस था। उन्होंने मैक्सिमम स्कोर दिया। प्रेजेंटर ने कहा कि इस केस में मैं सिर्फ ड्रॉ की उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन ऐसा अंत कंपटीशन का मेरा रेपुटेशन एज किंग ऑफ द किचन खत्म कर देगा। ईथन ने मुझे टॉन्ट किया, कहा कि उसने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया और यह उसके लिए आसान था। मैंने उसे सलाह दी कि जल्दी ना करे और वेट करे। जब तक लोग मेरी डिश अप्रिशिएट ना करें, मैंने अपने वेटर्स को फूड जूरी मेंबर्स तक पहुंचाने को कहा। फिर लूसी ने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। मैंने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि मैंने होममेड फिश सूप फ्रॉम कार्प तैयार किया है। जूरी ने प्लेट खोला और सामने एक बेहद सुंदर डिश देखी। मैंने उन्हें ट्राई करने को कहा। ईथन हंसा, क्योंकि उसके लाइफ की कंपटीशन के लिए मैंने ऑर्डिनरी फिश सूप तैयार किया था। यह बिल्कुल पैथेटिक था और उसे थोड़ा शर्म भी आया। फिर मैंने सुझाव दिया कि मेरा ओपोनेंट कुछ समय के लिए चुप रहे, क्योंकि मैं उसकी टिप्पणियों से थक गया था। प्रेजेंटर ने कहा कि ऐसे सिंपल होममेड डिश की तैयारी इस लेवल की कंपटीशन में की मिसकैलकुलेशन हो सकती है। जजेस ने मेरी डिश ट्राई की, लेकिन कोई जल्दी में नहीं था कमेंट देने के लिए। प्रेजेंटर समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। क्या डिश सच में इतनी खराब थी कि कोई इवैल्यूएट नहीं करना चाहता? अचानक एक जूरी मेंबर रो पड़ा। उसने कहा कि सूप परफेक्ट है, जैसे उसने गॉड्स का खाना टेस्ट किया हो। प्रेजेंटर शॉक्ड थी। कोई भी ऐसा एंडिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। जजेस ने खुद को अनवर्दी माना किंग ऑफ द किचन की डिशेस इवैल्यूएट करने के लिए। उन्होंने अग्रीमेंट जताया कि मैं अनक्राउंड किंग हूं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक जूरी मेंबर ने डिश को 9 पॉइंट्स दिए। जेरी था। उसने कहा कि टेस्ट और बेहतर हो सकता था, इसलिए डिश मैक्सिमम स्कोर की लायक नहीं थी। ग्रिनिंग कहा कि किंग अनक्राउंड रहेगा। प्रेजेंटर ने कहा कि यह पूरी सिचुएशन बहुत स्ट्रेंज थी, क्योंकि जेरी नेशनल एसोसिएशन ऑफ कुलिनरी स्पेशलिस्ट्स का चेयरमैन है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेरी अपने कंपेट्रिएट के पक्ष में होगा, लेकिन उल्टा हुआ। फिर जेरी ने कहा कि भले ही वह चेयरमैन है, लेकिन पहले और सबसे पहले कुक है। कंपटीशन का एसेंस ये डिटरमिन करना है कि 2 शेफ्स में सबसे स्ट्रांग कौन है और उसे डिश ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करनी चाहिए, इसलिए उसका असेसमेंट ऑनेस्ट और अनबायस्ड है। मैंने सिर्फ हाथ क्लैप्ड किया, उस आदमी की इमिटेशन की। कहा कि मैं उसकी हाई मॉरल क्वालिटीज एडमायर करता हूं। कहा कि वे निश्चित नहीं हो सकते कि उन्होंने ईथन को पहले से नहीं जाना और उसकी जीत सेटअप नहीं की। जेरी मुस्कुराया, कहा कि यह अटर स्टूपिडिटी है और आज तक उसने मिस्टर ईथन से भी नहीं मिला। मैंने फोन निकाला और जेरी को रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें वह जापानीज शेफ से कह रहा था कि उसे मुझे डिस्ट्रॉय करना है। जेरी इनक्रेजुलस था। कैसे मैंने यह रिकॉर्ड पाया? जल्दी ही यह वीडियो न्यूज में दिखाया गया। इसमें जेरी ने कहा कि उसे किंग ऑफ द किचन से छुटकारा पाना है, फिर वह उसे ह्यूज फेवर देगा। प्रेजेंटर ने चिल्लाया कि यह इनक्रेडिबल है, क्योंकि नेशनल एसोसिएशन का चेयरमैन एनिमी साइड के साथ कॉन्स्पिरेटर था और फॉर्मर बेस्ट शेफ इन जापान के मर्डर में भी शामिल था। ईथन इमीडिएटली चिल्लाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी साजिशें इतनी आसानी से पकड़ी जाएंगी और विक्ट्री उसकी नजरों के सामने से चली जाएगी। जब उसने महसूस किया कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसने मुझे नाइफ से अटैक किया। किल करने का इरादा था,